हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे दूरिक समष्टि के बारे में, और दूरिक समष्टि से संबंधित है ना जितने भी गुणधर्म थे, थ्योरम थे, कुछ एग्जाम्पल थे, वो अपन ने किए थे। ओके, अब कुछ आगे बढ़ते हैं जिनको आप दूरिक समष्टि के अनुप्रयोग बोलते हो, जिनमें दूरिक समष्टि भी काम में आएगी। ओके, तो देखिए अगली परिभाषा क्या है। अगली परिभाषा है ना छद्म दूरिक या सेमी दूरिक। देखो, आप चाहे तो इस शब्द को ले लो ना छद्म, चाहे इसको ले लो सेमी दूरिक। जैसे मतलब बड़ा मैच होता है, फाइनल मैच होता है तो उससे पहले सेमीफाइनल मैच होता नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से देखिए अपन, जैसे ये आपकी दूरी है सेमी दूरी, तो मतलब इसमें जो दूरी की प्रॉपर्टी होंगी उनमें से आज कुछ प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, क्योंकि दूरी है उसमें चारों प्रॉपर्टी, अब उनमें कोई ना कोई कमी तो रह जाएगी, इसलिए वो सेमी दूरी है, सेम दूरी नहीं है। ओके, और इसको छद्म दूरी भी बोल सकते हैं। तो छद्म का मतलब होता है कि जो एक तरीके से समझिए कि आभासी समझ सकते हो, आप दिखावा समझ सकते हो, इस तरीके से मतलब वो कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से। समझ रहे हो ना बात को? इसी तो देखिए छद्म दूरी होती क्या है। इसमें देखो जो अपनी प्रॉपर्टी जैसे M1, M2, M3, M4 है, ठीक है, तो जैसे M1, M3, M4 ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें भी होंगी। अब जो अपनी M2 प्रॉपर्टी है, जिसमें दोनों तरफ से कंडीशन अप्लाई होती है, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y, तो उसमें केवल एक ही तरफ से कंडीशन अप्लाई होगी, दूसरी तरफ से वो मान्य नहीं होगी। इसमें छद्म दूरी में बस इतना सब है। समझ गए होंगे आप? देखिए लिखते हैं इसको, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अक्ष क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, और तब एक प्रतिस्थापन या फलन डी अक्ष क्रॉस अक्ष से कहां पर है, आर में है, वो एक परिभाषित है। जो फलन है, जो प्रतिचित्रण आपका डी, वो क्या है, छद्म दूरी कहलाता है ये डी। और जहाँ पे जो डी है वो कहाँ से कहाँ पे परिभाषित है, अक्ष क्रॉस अक्ष से आर पर वो परिभाषित है। और डी है वो क्या कहलाएगा, छद्म दूरी। तो डी है वो आपकी M1, M2, M3, M4 उन चारों कंडीशन का पालन करता है, तो वो दूरी समष्टि कहलाता है, और अक्ष डी एक दूरी समष्टि हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी होगी, M1, M3, M4 तो होंगे, M2 में थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए कैसे। पहली कंडीशन तो ये तीनों प्रतिबंध M1, M3, M4 क्या हो, संतुष्ट है। अब इनको बारी बारी से देखो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि M1 क्या है, वो आपको सब पता है, और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी तो आ सकती है। ठीक है, तो आपको इसको इसी प्रकार से लिखोगे, क्योंकि उनको यहाँ पे लिखने कोई मतलब नहीं है, ये सब आप जानते हो। M1 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है। ओके, अब देखिए M2 में क्या परिवर्तन होगा।
दूसरी कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो कि दूरी समष्टि और जो आपकी छद्म दूरी है उसमें अंतर करेगी। x इज इक्वल टू वाई हो तो dxy इज इक्वल टू 0 हो, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम मतलब कि यदि dxy इज इक्वल टू 0 हो तो ये x इज इक्वल टू वाई हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी यदि dxy इज इक्वल टू आप 0 लेकर चलते हो तो वो x इज इक्वल टू वाई नहीं आता है, तो जो आपकी दूरी का वो क्या कहलाएगी, छद्म दूरी, सेमी दूरी। उम्मीद करते हैं आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छी परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है और एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है। थोड़ा सा अंतर करना है, M1 M3 M4 सेम रहेंगे। M2 में क्या होता था कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, मतलब वो दोनों तरफ से होती थी। अब केवल एक तरफ से होगी। कौन सी तरफ से, कि x बराबर y है तो dxy इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यदि dxy इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर y नहीं। ओके, तो जो आपकी ये फलन डी है ये क्या कहलाएगा, छद्म दूरी कहलाएगा, और एच डी है वो कहलाएगी छद्म दूरी समष्टि। ओके, और इसके साथ में देखो आपको कल एक चीज बताई थी, तो वो तो आप फलन जैसे dx x इज इक्वल टू 0 और 1x बिलोंग्स टू x, समान 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा साथ में आप लिख लें। तो ये इसकी परिभाषा है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ओके, लिखो। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 26, जो आपका छद्म समष्टि है उस पे आधारित। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये हूबहू ऐसे कैसे एग्जाम में आया हुआ है। आप देखिए इसमें आपको कोई भी मान नहीं दिया गया है, आपको स्वयं क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या है देखिए, पहले पढ़िए, एक ना छद्म समष्टि का उदाहरण दीजिए जो कि दूरी समष्टि में हो। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो छद्म समष्टि होगी वो दूरी समष्टि कहाँ से होगी, क्योंकि उसमें M2 प्रॉपर्टी है, वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगी। अब जो एग्जाम्पल है वो अपने को स्वयं को लेना होगा। ठीक है, तो देखिए वो एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए शुरू कहाँ से करेंगे। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये इसकी केवल थ्योरी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप फलन लेते हो, जो dxy लेते हो, चाहे वो dfg हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मान किस है,
तो वो आपको मान लेना है समाकलन 0 से 1 fx माइनस gx का मापांक dx। ये आपको एग्जांपल लेना है। समाकलन की लिमिट है 0 से 1, तो वही मैंने लिखा है, देखो r है वो कुछ समुच्चय है इसकी 0 से 1, तो ये इसका समवर्तनकाल हो जाएगा। उन सभी ये 0 से 1 पर परिभाषित फलनों का क्या है, समुच्चय है कोई, जो कि रीमान समाकलनीय है। r01 ये रीमान समाकलनीयता का प्रतीक चिन्ह है, और इसमें ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन वो इतना खास नहीं है। उसका ये मतलब है कि जो रीमान समाकलन नहीं है उसको आप इसी प्रकार से तो लिखते हो जब ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वो इतना कोई खास नहीं है। आपको इतना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये खाली इसका प्रतीक चिन्ह जो कि अपन ने लिख दिया कि जो r है वो इस अंतराल में रीमान समाकलन, ये कौन सा 0 से 1 में, तो समाकलन की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, और ये आपका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा r + r से r पर निम्न प्रकार परिभाषित है क्या, df इज इक्वल टू समाकलन 0 से 1 fx माइनस gx dx। ओके, अक्ष y इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपन ने दो फलन लिए यहाँ पे f और g, और f के साथ में भी x होगा, जैसे fx का मान x के पदों में, gx का मान x के पदों में, इसलिए। ओके, तो ये आपको एग्जांपल इसमें लेके चलना है। ओके, अब इसके लिए देखते हैं कि m1 m2 m3 m4 प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अप्लाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इतना करना है। देखिए, शुरू करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ये जो अपने समाकलन लिया है, अपने कोई समाकलन को हल नहीं करना है, बस जो उनकी कंडीशन है, जो अपनी दूरिक समष्टि बोल दो या सदन दूरिक समष्टि बोल दो, उनकी जो कंडीशन है उनके अनुसार केवल अपने को दिखाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अपने को इसका समाकलन करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, ये एक सिंपल सी चीज है कि fx माइनस gx का मापांक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई इसका मान चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, वो या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, माइनस में तो होने से ना। ठीक है, सिंपल सी चीज है इसके लिए, मापांक के लिए। और जब इसका मान ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, आप सोच लीजिए यहाँ पे इसका कोई भी मान सोच लीजिए, तो इसका समाकलन करोगे, ये लिमिट अप्लाई करोगे, तो क्या इसका मान माइनस में आ जाएगा? नहीं। ठीक है, तो आपको केवल इसको समझना है कि इसका मान जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका पूरे का मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी DFG ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। समाकलन 0 से 1 fx माइनस gx का मापांक dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। dfg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मान है किसका? dfg का, समीकरण 1 से, और ये आपका क्या है? m1 प्रतिबंध है। अब देखिए यहाँ पे जो अंतर करेगा वो करेगा m2। ओके, तो पहले देख लेते हैं m3 और m4 को कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद में जो अंतर करेगा उसमें देखेंगे सबसे लास्ट में m2 को। इसके बाद अपन देख लेते हैं m3। m3 क्या होता है? सममित वाली कंडीशन, dxy इज इक्वल टू dyx। तो dfg इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? dgf। ठीक है, तो केवल समझना है आपको। देखिए समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हो। एक बार समीकरण को ऐसे कैसे लिखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, सोचिए आप कहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, लिखो, आप शुरू करो, इसको कंप्लीट करते हैं।
तो देखिए अपने को लेके आना है डी एफ जी इक्वल टू डी जी एफ, और अगर आप इसके हिसाब से सोचो तो डी जी एफ का मान क्या होगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का मापांक है, उसको आप जी एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। देखो तो यहाँ से ये आ जाएगा कॉमन -1, या आप इसको अंदर लिखना चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए -1 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स पूरे का मापांक डी एक्स। हो जाएगा -1 का मापांक जी एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक, इसका मान 1। ये आ जाएगा समाकलन 0 से 1 जी एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक डी एक्स। समीकरण से तुलना कर लो इसकी, डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ। जो कि M3 प्रतिबंध। अब बात कर लेते हैं M4 की। तो देखो डी एफ जी, वो क्या आना चाहिए, लेस देन क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इतना पता ही होना चाहिए कि अपने को उसमें लेके क्या आना है। अब एक कोई तीसरा चाहिए अपने को फलन, तो कोई वो ले लेते हैं एफ एच प्लस डी एच, ये अपने को लेके आना है। और एच मतलब एफ जी है, तो यहाँ पे भी एच होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसमें एच एक्स जोड़ देना है और एच एक्स घटा देना है। ठीक है, इतना सोच लिया, ये हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। एक बार पुनः समीकरण 1 से क्या करना है। समीकरण 1 में समाकलन 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स, एच एक्स को जोड़ देंगे, एच एक्स को घटा देंगे, पूरे का मापांक डी एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो सिंपल सी चीज है, एफ एक्स माइनस एच एक्स, एफ एक्स के साथ एच एक्स को ले लिया और एच एक्स के साथ माइनस जी एक्स। अब आप इसको समझिए, Z1 प्लस Z2 का मापांक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स का मापांक एफ एक्स माइनस एच एक्स का मापांक डी एक्स प्लस समाकलन 0 से 1। अब देखो समाकलन तो
अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेस देन का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन दोनों पे होगा, इसका भी समाकलन होगा और इसका भी समाकलन होगा, क्योंकि समाकलन तो ठीक है पूरे का ही हो रहा है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहला पद आ जाएगा समाकलन 0 से 1 fx माइनस hx का मापांक dx प्लस समाकलन 0 से 1 दूसरा पद hx माइनस gx का मापांक dx। Z1 प्लस Z2 का मापांक लेस देन इक्वल टू Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। यहाँ पे समाकलन है तो इन दोनों के साथ में क्या जाएगा, समाकलन हो जाएगा 0 से 1 dx। ओके, लिख लो आप इसको ऐसे करके। तो ये अपन मान याद कर रहे थे DFG का, क्या मान होगा, DFG लेस देन इक्वल टू इस मान की और इस मान की समीकरण एक से तुलना करनी है, जो G है उसकी जगह H है तो ये मान हो जाएगा DFH का, और इस मान में तुलना करोगे तो F की जगह H है। समीकरण 1 से, और ये क्या है, M4 प्रतिबंध है। जो कि M4 प्रतिबंध है। अब बात कर लेते हैं M2 प्रतिबंध की। तो छद्म दूरी जो है उसकी परिभाषा देखिए आप, यदि अक्ष इज इक्वल टू वाई तो यहाँ पे हो जाएगा यदि F इज इक्वल टू जी, क्या होना चाहिए, D अक्ष वाई इज इक्वल टू 0, D F G इज इक्वल टू 0, लेकिन उसका विलोम है वो सत्य नहीं होना चाहिए। तो फिर अपन लेके चलेंगे D F G इज इक्वल टू 0 और देखेंगे कि F इज इक्वल टू G है या नहीं। तो अपन ने ले लिया यदि F इज इक्वल टू G हो, जहां पे F का मतलब Fx, G का मतलब Gx। देखिए आगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Fx बराबर Gx, Fx माइनस Gx इज इक्वल टू 0। इसका दोनों तरफ लेंगे मापांक तो 0 के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर क्या हो जाएगा, Fx माइनस Gx का मापांक इज इक्वल टू 0। इसका मान 0 है तो समाकलन का मान क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से 1 Fx माइनस Gx का मापांक dx। अब देखो Fx माइनस Gx का जो मापांक है उसका मान है 0, तो यदि उसका मान अपन यहाँ पे रखते हैं 0 तो ये रहेगा समाकलन 0 से 1 0 इंटू dx। तो 0 होता है उसका समाकलन होता है, वैसे तो कोई कांस्टेंट राशि होती है, लेकिन जो कांस्टेंट राशि है वो यहाँ पे शून्य ही दी गई है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। ये आपको पता है कि 0 का यदि आप समाकलन करते हो, यदि आप उसका अवकलन करते हो तो होता है 0, और यदि समाकलन करते हो तो होता है कोई कांस्टेंट मान, और कांस्टेंट मान यहाँ पे शून्य की ओर अग्रसर लिया गया। ओके, थोड़ा सा इसमें आपको समझना है, डाउट नहीं होना चाहिए। और ये किसका मान है, डी एफ जी का, डी एफ जी इज इक्वल टू 0। तो आपने दिया एफ इज इक्वल टू जी और आ गया डी एफ जी इज इक्वल टू 0।
यदि f इज इक्वल टू जी हो तो डी एफ जी इज इक्वल टू 0। अब अपने को देखना है कि इसकी बिलोंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी या नहीं। अब इसका विपरीत यदि डी एफ इज इक्वल टू 0 हो तो यह आवश्यक नहीं है कि f इज इक्वल टू 0। ये अपने को देखना है और ये अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल से। ओके, एग्जाम्पल के अंदर आपको एग्जाम्पल लेने हैं, देखिए कैसे लोगे। देखिए ये दो मान है एफ एक्स और जी एक्स के, और दो कंडीशन है एक्स के रूप में। एक तो एक्स बराबर 0 पर, एक है एक्स का मान हो 0 से बड़ा हो, एक के बराबर 1 से छोटा हो। कंडीशन सेम है। इसमें एफ एक्स का मान है 4, इसमें एफ एक्स का मान है 0, इसमें एफ एक्स का मान है 3, इसमें एफ एक्स का मान है 0। ठीक है, तो एक कंडीशन तो देखो आपको इसमें ना 0 लेनी ही है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी मान ले सकते हो, और तरीके की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 7, 4 भी ले सकते हो, कुछ भी अपने मान ले सकते हो, ठीक है, 0 के अलावा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें एग्जांपल और लेना होगा। यदि आपको ये दिखाना है कि डी एफ इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन एफ इज इक्वल टू जी होना आवश्यक नहीं है। यानी क्या होगा, एफ नॉट इक्वल टू जी। ओके, थोड़ा सा एग्जाम्पल को आपको लेना होगा। ये कंडीशन लिखो, आप इसको आगे करते हैं फिर। यहाँ अक्स बराबर 0 पर जो अक्स बराबर 0 है वो एक है ना असातत्य बिंदु है। क्यों कि यहाँ पे जो अक्स बराबर 0 है उसका जो आपका फलन है वो असातत्य का मतलब है कि सतत नहीं है। और उसका कारण क्या है, देखो, अर्थात अक्स बराबर है ना 0 पर, अक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का मान 4 और जो जी एक्स है उसका मान 3। एफ एक्स का मान 4, जी एक्स का मान 3, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 यानी 1, और 1 यानी क्या लिख सकते हो, एफ एक्स माइनस जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। किस पे, बिंदु अक्स बराबर 0 पर। या इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, ये 10 चला जाएगा, या शॉर्ट रूप में एफ नॉट इक्वल टू जी, एफ नॉट इक्वल टू जी इस फलन। ओके, अब बात कर लेते हैं डी एफ जी की।
अब देखिए, अगर अपन इसके समाकलन की लिमिट की बात करें, जो यहाँ पे अपने पास है 0 से 1 fx माइनस dx का मापान dx, ये अपने पास है। और इसका मतलब ये है कि x का मान वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, इसीलिए ये अपन ने लिया है 0 से 1। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें याद भी रह जाएगा, शुरू में था 0 1, तो एक तो लेना 0 और उसके अलावा 0 से 1, तो कोई आज में आपको इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको समाकलन लिमिट लेनी है वही। भाई इसका क्या मतलब है कि जो समाकलन का क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर 0 से 1, x बराबर 0 से 1 है। अब देखो, यदि इस कंडीशन की बात करें, यानी आपका जो समाकलन का क्षेत्र है इसके लिए fx का मान 0, gx का मान 0, fx माइनस gx का मान भी 0। fx माइनस gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या आप इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो, fx का मान 0 है, gx का मान 0 है, कब है, जब x 0 से वो आपका 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। fx माइनस gx कर दो, ये हो जाएगा ना 0 माइनस 0 0, इसका मापांक देख लो 0, ठीक है, इसका मापांक 0, तो df का मान हमने तो अभी भी किया, इसका मान क्या हो जाएगा 0। fx माइनस gx का मापांक ये 0, इसका समाकलन कांस्टेंट होता है वैसे तो, ये कंडीशन अपन ने अभी अभी की है, लेकिन कांस्टेंट आपको लेना है शून्य की ओर अग्रसर, तो df का मान क्या हो गया 0। तो ये जो अपने M2 वाली कंडीशन है, इसमें देखिए क्या आया, f तो नॉट इक्वल टू g है, लेकिन dfg बराबर 0, ठीक है। तो अपन इसमें लेके चले कि f बराबर g है, तो dfg इज इक्वल टू 0, और फिर जो इसकी दूसरी कंडीशन है, विपरीत कंडीशन है कि dfg इज इक्वल टू 0 हो, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि f इज इक्वल टू g हो, यानी f नॉट इक्वल टू g होगा, और उसके लिए आपको fx और gx को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, कुछ अलग क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ तक इसको कंप्लीट करो। df इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए f नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब f इज इक्वल टू g होना कोई आवश्यक नहीं है। d है वो r है 0 1 में, मतलब ये समझ से तो आपका अंतराल इसमें क्या है, सदिश घन समष्टि है और दूरी समष्टि नहीं है। तो सदर समष्टि तो है लेकिन दूरी समष्टि नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो विपरीत कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसके लिए आपकी सदिश समष्टि तो हो जाएगी, वो आपके ना सदर समष्टि तो हो जाएगी, लेकिन सदिश जो आपकी सदिश
और आपकी दूरी समष्टि है वो नहीं हो पाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर आप इसकी परिभाषा देखो किसकी, कि जो आपकी छद्म समष्टि है और जो दूरिक समष्टि है, तो इसका मतलब जो आपकी दूरिक समष्टि है और जो सभी समष्टि उसमें केवल एक कंडीशन का अंतर है n2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक आपकी दूरिक समष्टि है वो छद्म समष्टि तो हो जाएगी, लेकिन जो प्रत्येक अगर छद्म समष्टि है वो दूरिक समष्टि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि छद्म समष्टि में एक कंडीशन नहीं है जो कि दूरिक समष्टि में। ओके, तो आप उसको नोट लगा के लिखोगे अलग से। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। आर डी एक छद्म समष्टि है लेकिन दूरिक समष्टि नहीं है। तो ये नोट का पॉइंट लिख लेना, और ये नोट आधारित है इन दोनों की परिभाषाओं पर कि प्रत्येक दूरिक समष्टि है वो एक छद्म समष्टि तो होती है, लेकिन प्रत्येक जो आपकी छद्म समष्टि है वो दूरिक समष्टि नहीं होती है, क्योंकि दूरिक समष्टि में जो कंडीशन है वो आपकी कंडीशन होगी क्योंकि छद्म समष्टि की, लेकिन जो कंडीशन छद्म समष्टि में है वो सब सारी कंडीशन नहीं होगी किसमें, दूरिक समष्टि में, और वो एक कंडीशन नहीं होगी M2 वाली विपरीत कंडीशन, विलोम कंडीशन। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद ये पॉइंट आप लिख लीजिए नोट लगाकर। ओके, लिखो इसको। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ ये कि निम्न परिभाषित प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस आर से आर पर एक क्या है छद्म दूरिक तो है लेकिन वो दूरिक नहीं है, मतलब वो छद्म दूरिक समष्टि तो है लेकिन वो दूरिक समष्टि नहीं है। तो आपको समझना है चीजों को, जहां देखो dx y का मान दिया गया है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मापांक और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देख लेते हैं क्रम से m1 m2 m3 m4 को। ये आपको दिया गया है समीकरण 1। अब देखिए सबसे पहले दिखाना है dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आसानी से। हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मापांक वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। क्या हो जाएगा dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि m1 प्रतिबंध है। अब तीसरा दिखा देते हैं पहले, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, वो भी हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे,
माइनस 1 कॉमन, क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मान होगा इसका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मापांक, ये प्लस का हो जाएगा, उसको क्या लिखोगे जब इसको dx y लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे dy x, जो कि M3 प्रतिबंध है। M4 देखिए, M4 के लिए देखो dx y है तो कोई एक वो ले लेंगे z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जैसा मान दिया गया उसी हिसाब से तीसरा बिल जोड़ दीजिए, स्क्वायर में है तो ये यहाँ का जेड स्क्वायर जोड़ देंगे, जेड स्क्वायर घटा देंगे, तो इसमें जेड स्क्वायर घटा दिया, जेड स्क्वायर जोड़ दिया, इनको अलग अलग करोगे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मापांक हो जाएगा और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मापांक हो जाएगा, कौन सा चिन्ह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसको देख लो समीकरण 1 से, इसको देख लो समीकरण 1 से, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dz y, तो मान क्या आ जाएगा dx y लेस इक्वल टू dx z प्लस dz y, समीकरण 1 से। तो ये आसान प्रॉपर्टी को जिनको आप इनको आराम से कर लोगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं, लिखो आप इसको, अब देखिए सबसे पहले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो dx y 0 होता है या नहीं होता है, फिर लेंगे dx y इज इक्वल टू 0 और देखेंगे एक्स बराबर वाई है या नहीं। ओके, एक्स बराबर वाई, अब जो मान दिया गया उस हिसाब से अपन चलेंगे, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, इसका दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका दोनों तरफ मापांक ले लो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान dxy इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 से। अब लेते हैं इसकी विपरीत कंडीशन कि यदि dxy इज इक्वल टू 0 है, और क्या तब भी संभव है या कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसके लिए संभव नहीं है। तो ये अपने पास आ गया x इज इक्वल टू वाई है तो dxy इज इक्वल टू 0, यदि dxy इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 से मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मापांक इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हो। ये आपको बता चुके हैं क्योंकि ये पीछे 2 क्लासें हुई है, ये इसी पे आधारित थी, मापांक पे आधारित, तो आप इसको 2 प्रकार से लिखते हो,
तब जाके इसको आप मापांक में लिख पाओगे। अब देखो यदि आप इसको हल करो, आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक को ले लो, x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो यहां से देखो या तो x इज इक्वल टू वाई या x नॉट इक्वल टू माइनस वाई। देखो सॉरी यहां से लेते देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो x बराबर y, एक लेते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस वाई। और ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की विरोधाभास है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि x माइनस वाई 0 होगा, हो सकता है इसमें कुछ मान आ जाए x प्लस वाई 0 हो, x प्लस वाई 0 हो तो x नॉट इक्वल टू ओ, x इज इक्वल टू माइनस वाई, और होना क्या चाहिए था x इज इक्वल टू वाई। तो ये देखो यहाँ पे दो कंडीशन है जिनमें एक में तो संभव है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हर बार संभव हो। यहाँ पे आपने कोई भी मान लो जैसे 2 माइनस 3 लो या और भी कुछ लो, तो हो सकता है किसी मान के लिए हम ये है हो जाए सेटिस्फाई, लेकिन हर मान के लिए संभव नहीं होगा। आपको यही समझना है, हर बार ये जरूरी नहीं है कि x माइनस वाई है उसी का मान 0 होगा, x प्लस वाई है उसका भी मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई है, जो आप यदि इस कंडीशन को लेते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आता है x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई जो कंडीशन है वो सर्वथा हमेशा उचित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो, वो एक ही चीज है। तो ये तो दोनों एक चीज है, x इज इक्वल टू वाई बोल दो, y इज इक्वल टू x बोल दो, x इज इक्वल टू माइनस वाई बोल दो, y इज इक्वल टू माइनस x बोल दो। ठीक है, इनसे आप इतना बोलोगे कि x इज इक्वल टू वाई होना हमेशा उचित नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है। यहाँ सदैव x इज इक्वल टू वाई होना आवश्यक नहीं है। क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है, और यदि ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू वाई। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका प्रूफ करना है। ठीक है, लिख लो इसको। तो रिजल्ट ये निकल के आया। अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमेशा x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि x नॉट इक्वल टू वाई हो जाएगा। वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग जो मान दिए जाते हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ से ऐसा होता केवल यही होता है x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो अपन बोल देते कि और कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर केवल यही होता तो ऐसे बोल देते x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो यदि dx वाई बराबर 0 है तो x बराबर वाई है वो होना संभव नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आर डी है वो क्या है, एक छद्म दूरी समझती है लेकिन दूरी समझती नहीं। ओके, तो आज की क्लास में जो अपना टॉपिक चला वो चला दूरी समष्टि और दूरी समष्टि। आपको समझ में आ गया होगा, छद्म दूरी समष्टि और दूरी समष्टि। अच्छे से इसको पढ़ना लिखना, फिर समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।